आयुष ने पूछा। मैं उसी चाय की दुकान पर चाय पी रहा था जब आप चाचा जी से महल के पास जाने वाले रास्ते के बारे में पूछताछ कर रहे थे। हमें लगा आपको जरूरत होगी तो चले आए। मेरा नाम पन्ना है, मेरी जिप्सी चलती है आउटर इलाके में। दूर दराज के गांव कस्बों में मैं सामान की सप्लाई करता हूँ। मैं हेक्टर पैलेस की तरफ जाने वाले एक दूसरे रास्ते के बारे में जानता हूँ जहां से गाड़ी जा सकती है, पन्ना ने कहा। उसकी बात सुनकर तीनों खुश हो गए। तो सवारी आप तीनों ही है ना? पन्ना ने पूछा। ठीक है, कुछ और लोग भी हैं जो उस महल की तरफ जाने वाले हैं। उन्होंने गाड़ी बुक कर रखी है, कल सुबह निकलेंगे। अगर आप बुरा ना मानो तो उन्हीं के साथ निकल लीजिए, किराया भी कम ही लगेगा। वापसी में टाइम बता देंगे तो लेते भी आएंगे। पन्ना ने मुस्कुरा कर कहा। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। ठीक है, तो मैं हाँ समझू? अगर हाँ तो मेरा फोन नंबर ले लीजिए, सुबह 9 बजे कॉल कीजिए, मैं हाईवे से ही आपको पिकअप कर लूंगा। पन्ना ने कहा तो आयुष ने फौरन उसका नंबर नोट कर लिया। पन्ना ने उसके नंबर पर एक मिस कॉल मारा और चला गया। क्या कहते हो, हमें इसके साथ जाना चाहिए? इसके साथ तो पहले ही और भी लोग हैं, आयुष ने पूछा। अच्छा है ना, अगर कुछ और लोग भी जा रहे हैं तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं। ज्यादा लोग होने से खतरा भी तो कम ही रहेगा। अगर कोई खतरे जैसी बात हो तो, जैसा कि तुझे लगता है, भानु ने कहा। तो अब हमें यहीं खड़े खड़े शाम करनी है या आगे भी बढ़ना है? वो कौन सी पुलिया की बात हो रही थी? वहां तक गाड़ी वगैरह कर लो यार, वहां तक गाड़ी वगैरह कर लो यार। किसी होटल में रुक जाते हैं आज, कल से तो जंगल और पहाड़ों में ही भटकना है, इशिका ने कहा। ठीक है, मैं बात करके आता हूँ, कहकर भानु टैक्सी स्टैंड की तरफ चला गया। अब इशिका और आयुष दोनों अकेले थे। आयुष चोरी चोरी इशिका को देख रहा था। कुछ कहना चाहते हो क्या आयुष? इशिका ने पूछा तो वो झेप गया। नहीं तो, वो तो मैं बस सोच रहा था कि इसके पहले हम कभी ऐसी ट्रिप पर नहीं गए जहाँ इतने खतरे हो, तो तुझे लेकर थोड़ी चिंता हो रही थी। आयुष ने कहा। मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, वैसे भी खतरा तुम्हारे दिमाग में है, वहां नहीं। और अब तो काफी लोग भी साथ में हैं। और तुम रुक क्यों गए? वीडियो नहीं बना रहे? स्टेप बाय स्टेप बनाते चलो। इशिका ने उसे याद दिलाया तो उसने फौरन कैमरा निकाल लिया। अब हम टैक्सी स्टैंड से किसी टैक्सी का जुगाड़ कर रहे हैं। यहाँ किसी को भी पर्वत महल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैंने कुछ बुजुर्गों से बात की तो एक ने हमें गाइड किया और वहां के बारे में कुछ कहानियां भी बताई जो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। पैलेस तक जाने के लिए रास्ते नहीं है और गाड़ियां भी नहीं है। ऐसे में हमें एक लोकल शख्स मिला जो दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में सप्लाई पहुंचाता है। उसने हमें पर्वत महल ले जाने के लिए ऑफर दिया तो हम मना नहीं कर पाए। फिलहाल हम टैक्सी से हाईवे के किसी पुलिया के पास उतरकर वहीं किसी होटल में रात बिताएंगे और अगली सुबह ड्राइवर पन्ना हमें वहां से पिकअप कर लेंगे और पर्वत महल तक पहुंचा देंगे। हमारा जैसे ही कुछ और लोग भी उनके साथ हैं। इसके बावजूद मुझे नहीं लगता हमें पैलेस के पास कुछ ज्यादा भीड़ भाड़ मिलने वाली है। फिलहाल टैक्सी स्टैंड से हमारे दोस्त भानु हमें आवाज दे रहे हैं, टैक्सी बुक हो चुकी है, अब निकलने का समय। आगे की अपडेट होटल पहुंचने पर, कहते हुए आयुष ने कैमरा बंद किया। कुछ ही देर बाद वे टैक्सी से हाईवे पर उतर चुके थे। हाईवे के आसपास काफी सारे होटल्स और ढाबे थे। आयुष ने एक अच्छे से होटल में कमरा बुक कर लिया और तीनों ने अपने अपने सामान रखकर थोड़ा आराम किया। इशिका के लिए अलग कमरा लिया गया था और भानु और आयुष एक ही कमरे में थे। तीनों खाना वगैरह खाकर आराम कर रहे थे। इशिका दोपहर की नींद ले रही थी। भानु और आयुष अपने वीडियो की प्लानिंग में लगे हुए थे। भानु भी शुरुआत से ही अलग अलग एंगल से रास्ते भर की वीडियो बनाता जा रहा था। देख भाई, मैं पहले ही कह रहा हूँ, हम दोनों की वीडियो का ट्रीटमेंट अलग रहेगा। तू उसे ट्रैवल व्लॉग की तरह प्रेजेंट करेगा, एडवेंचर दिखाएगा, कैसे पहुंचे, कहां रुके, कितनी मुश्किलें आई, कैसे रात बिताई, जंगल और पहाड़ की ट्रैकिंग में क्या क्या दिक्कतें आई, वगैरह 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 जैसे पॉइंट्स पर ज्यादा फोकस करना। और मेरे पॉइंट्स अलग होंगे। मैं इसे शुरू से ही मिस्टीरियस प्लेस की तरह दिखाऊंगा जिसकी शुरुआत मैंने उस बुजुर्ग की बताई कहानियों से कर दी है। मैं बताऊंगा कि कैसे उस महल तक जाने के लिए कोई तैयार नहीं होता और कैसे आसपास के गांव वाले उस इलाके को शापित समझते हैं। नरभक्षी बाघों के हमले को भी वो हेक्टर पैलेस में रहने वालों की आत्माएं समझते हैं। ऐसी बहुत सी बातें और उस रहस्य लास्ट प्रिंस हेक्टर के बारे में कुछ और चीजें बढ़ा चढ़ाकर बोल दूंगा। आयुष ने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए कहा, सही है, दोनों ऐसा ही करेंगे। कोई किसी के वीडियो के बीच नहीं टोकेगा और एक दूसरे के अपीयरेंस को जितना हो सके उतना कम रखने की कोशिश करेगा, ठीक है? भानु ने कहा। तो अब थोड़ी देर सो लेते हैं यार, कल से दौड़ धूप शुरू हो जाएगी। इशिका भी सो चुकी है, हम दोनों ही पगला रहे हैं। कहते हुए आयुष बिस्तर पर लेट गया। भानु भी लेट गया। आयुष, तुझे क्या लगता है, उस बुजुर्ग की कही बातें सच निकली तो? मतलब वाकई वो इलाका किसी तरह का शापित हुआ तो? उस जगह के बारे में जितनी कहानियां हमने सुनी है, अगर वो सारी कहानियां सच हुई तो? अगर नरभक्षी वाली बात सही रही तो क्या पता ये हमारी आखिरी ट्रैक साबित हो। सपोज अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमारा लौटना नामुमकिन हो जाए तो तू क्या करेगा?
भानु ने मजाक करते हुए कहा। मैं उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करूंगा। आयुष ने आंख मूंद कर कहा। अबे यार, मुझे लगा तू बोलेगा कि अपने आखिरी पलों में तू इशिका से अपने प्यार का इजहार कर देगा, मरने से पहले उसे बताना चाहेगा कि तू उसे कितना प्यार करता है। भानु ने कहा, नहीं, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। वैसे भी भानु, तुझे क्या लगता है इशिका इतनी बेवकूफ है कि वो मेरे दिल की बात समझ नहीं पाती? वो सब जानती है भाई, बस कभी दिखाती नहीं। उसे अनजान बने रहना पसंद है। यूं ही नहीं, वो बेवजह हर जगह मेरे साथ ही रहने की कोशिश करती है। आयुष ने मुस्कुरा कर कहा। अरे जब ऐसा हो तो सीधे सीधे बात करने में क्या प्रॉब्लम है तुझे? बोल देना। भानु ने कहा, तू नहीं समझेगा यार, इन बेचैनियों का भी अपना मजा होता है। पहले मुझे इन चीजों को भी ढंग से जी लेने दे, उसके बाद मैं एक दिन उसे बोल ही दूंगा। आयुष ने कहा, तू एक दिन का इंतजार करते रहे, उसी बीच मैं उसे पटा लूंगा। तब तू रहना देवदास बनकर, धोखेबाजी वाले गाने गाना, अताउल्ला खान के दर्द भरे नगमे सुनना बैठकर। भानु ने कहा तो आयुष ने हंसते हुए उसकी कमर पर ठोकर मारी, जिसे भानु ने तकिए से बचा लिया। अबे तो उसके टाइप का है ही नहीं, कितनी भी कोशिश कर ले तो उससे नहीं हो पाएगा। अगर हो भी गया तो साले मैं तेरा टेटुआ दबा दूंगा। यार के पीठ में खंजर घोंपता है, आयुष ने कहा। भानु उसकी बात पर हंस पड़ा। देख, मैं तो कहता इजहार करने के लिए इस ट्रैक से बेहतर जगह कोई और हो ही नहीं सकती। जब हम कल रात टेंट लगाएंगे तब मैं जानबूझकर नींद का बहाना करके सोने चला जाऊंगा और तुम दोनों को अकेला छोड़ दूंगा। तब तू उससे अपने मन की बात कर लेना। भानु ने कहा, अभी सो जा और मुझे भी सोने दे। देख, मुझे अभी से उस बुढ़ऊ हेक्टर के सपने आ रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि उसने तेरे ऊपर अपने कुत्ते छोड़ दिए और तू अपना पिछवाड़ा बचाकर भाग रहा है। आयुष ने कहा, गौर से देखना, वो मैं नहीं हूं, शायद तू है। भानु ने कहा, ठीक है, तू भी आंखें बंद कर और लेट जा। दोनों अपने अपने हिसाब से सोचते हैं उसके बारे में। आयुष ने कहा, अच्छा आयुष, एक बात नहीं समझ में आई। हमने जैसी कहानियां सुनी है उसके हिसाब से उस परिवार का कोई भी आदमी बाहर वालों से कोई ताल्लुक रखना पसंद नहीं करता था। तो ऐसे में जो घर की बेसिक जरूरतें होती हैं, जैसे राशन वगैरह, जो भी घर चलाने के लिए, जीने के लिए जरूरत होती हैं, वो कैसे पूरी होती होंगी? भानु ने पूछा। उनके पास नौकर थे भाई, नौकर चाकर बाहर जाकर सप्लाई वगैरह ले आते होंगे। अब दुनिया राजा को जानती होगी, नौकरों को कौन जानता है? आयुष ने कहा, मेरे मन में एक और सवाल है, थोड़ा अजीब है लेकिन पूछना चाहिए। भानु ने कहा, पूछ ले, पूरी दोपहर और रात पड़ी है हमारे पास, जितने सवाल जवाब हैं सब कर ले आज। आयुष ने मन मार कर कहा, उनकी इनकम का क्या सोर्स होगा? मतलब आपके पास अगर नौकर हैं, आपको उनकी सैलरी देनी है, सप्लाई के पैसे देने हैं, चलो महल का तो मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बाकी छोटी मोटी जरूरतों के लिए तो पैसे लगते हैं। वो पैसे कहां से आते होंगे? जहां तक मुझे पता है हेक्टर की बहन को ही पेंशन मिलती थी, उसके मौत के बाद शायद वो भी बंद हो गई होगी। तब हेक्टर के पास पैसे कहां से आए होंगे? भानु ने पूछा। बाप दादाओं के पैसे हैं भाई, हेक्टर कोई जाहिल गंवार आदमी नहीं था, वो बाहर से आया हुआ आदमी था, इन्वेस्टमेंट वगैरह जानता होगा, और भी जगहों पर प्रॉपर्टी होगी उनकी, कहीं किसी व्यापार में पैसा लगाया होगा जिससे रेगुलर इनकम आती होगी। बिना पैसे के तो खर्चा चलेगा नहीं किसी का। अब सो जा भाई, बाकी के सवालों के जवाब हम वहीं जाकर ढूंढेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा ना, यहां बैठकर हम बस अंदाजे लगा सकते हैं, आयुष ने कहा। उसकी आवाज नींद की वजह से भारी होती जा रही थी। भानु पर भी थकान हावी हो रही थी, तो उसने भी उस सब्जेक्ट को वहीं क्लोज कर दिया। अगले दिन तीनों फ्रेश होकर पूरी तरह से तैयार हो चुके थे। आयुष का फोन बजा। हेलो सर जी, हमको पहचाना? हम कल मिले थे टैक्सी स्टैंड के पास, पन्ना बोल रहे हैं? पन्ना ने फोन पर कहा। हाँ पहचान रहा हूँ, आपका नंबर सेव कर लिया था। आयुष ने कहा, तो आप सब लोग तैयार रहिए, मैं 9 बजे वहां पहुंच जाऊंगा। किस होटल में ठहरे आप? पन्ना ने पूछा। होटल राजहंस। आयुष ने कहा, अरे कमाल है भाई, हमारे बाकी के पैसेंजर भी रुके हुए हैं। अच्छा है, सबको ज्यादा खोजना नहीं पड़ेगा, टाइम भी बचेगा। आप लोग तब तक नाश्ता पानी कर लीजिए, हम पहुंचते हैं टाइम पर। कहकर पन्ना ने फोन रख दिया। तो कब तक पहुंचेगा तुम्हारा अन्ना? भानु ने पूछा। 9 बजे तक। तब तक हम ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं, बैग्स तो पहले से पैक हो चुके हैं। और उसका नाम अन्ना नहीं पन्ना है, आयुष ने कहा। उसकी बात सुनकर इशिका और भानु दोनों हंस पड़े। उन्होंने फौरन अपना सारा सामान समेटना शुरू किया और कैंटीन में जाकर ब्रेकफास्ट वगैरह निपटा लिया। उन्होंने होटल से चेकआउट भी कर लिया और बैग लेकर होटल के गेट के सामने पन्ना के इंतजार में खड़े हो गए। होटल के सामने ही 4 लोग और खड़े थे। उनके कंधों पर महंगे रक्सैक लदे हुए थे। वो सिगरेट पीते हुए आपस में जोर जोर से बातें कर रहे थे, गंदे जोक्स पास कर रहे थे। आयुष उन्हीं की तरफ देख रहा था। उनमें से एक ब्लूटूथ स्पीकर पर गाने बजा रहा था। देख लो इन्हें, कुछ लोग पहाड़ों में शांति और सुकून खोजने आते हैं और कुछ लोग जहां भी जाएंगे अपनी गंदगी के साथ ही जाएंगे।
आयुष ने उन्हें देखकर मुंह बनाते हुए कहा, छोड़ भाई, सारी दुनिया के जाहिलों का ठेका तूने नहीं ले रखा है, करने देने जो करना है, तू क्यों अपना खून जला रहा है, भानु ने कहा। आयुष उन लोगों को ही देख रहा था, उनके हुलिये ही उसे पसंद नहीं आ रहे थे। देखते उनकी शक्लें, किसी ने पोनीटेल बना रखी है, किसी के बालों पर उस तरह से डिजाइन बना रखी है, आंख के ऊपर पियर्सिंग कर रखी है किसी ने, और वो क्या अजीब से ऊट पटांग टैटू बना रखे हैं बॉडी पर। एक ने वो क्या अजीब सी चीज पहन रखी है, सलवार जैसी। आयुष ने कहा, भाई ऐसी जगहों पर इन्हें यही फैशन लगता है, तू रहने देना, वो अपने में मस्त है तो अपने में रहे, भानु ने कहा। उसी समय उन्हें एक जिप्सी आती दिखाई दी। ड्राइविंग सीट पर बैठे आदमी को दोनों ने पहचान लिया, वो पन्ना ही था। उसे देखकर उन चारों लोगों ने हाथ हिला दिया। ये देखकर आयुष और ऋषिका का मुंह उतर गया। अबे ये लोग अपने साथ जा रहे हैं, क्या यार, मूड खराब हो गया। आयुष ने कहा, छोड़ ना, कौन सा इन्हें हमारी गोद में बैठना है, हम अपना काम करेंगे, ये अपना, तू चल अब। भानु ने समझाया और तीनों बैग लेकर चल पड़े। उन चारों लड़कों के ब्लूटूथ पर कुछ कर्कश रैप सॉन्ग्स चल रहे थे। भानु, ऋषिका और आयुष ड्राइवर के पीछे बैठ गए। उन चारों में से एक ड्राइवर के साथ बैठा और बाकी तीन सबसे पिछली सीट्स पर सवार हो गए। तो चलते हैं सर, ड्राइवर ने कहा। उसने बैक व्यू मिरर में आयुष और ऋषिका का बिगड़ा हुआ मुंह देखा। वो माजरा समझ गया। सर आप ब्लूटूथ बंद कर दीजिएगा प्लीज, ड्राइवर ने उन लड़कों में से एक से कहा। क्यों, तन्ने की प्रॉब्लम हो रही है? लड़के ने अक्खड़ होकर कहा। सर प्रॉब्लम मुझे नहीं है, आगे से टाइगर रिजर्व का सीमा शुरू हो जाएगा, वन विभाग वालों की चेक पोस्ट है वहां, उस क्षेत्र में लाउड म्यूजिक और शोर शराबा अलाउड नहीं है, फाइन लग जाएगा, ड्राइवर ने कहा। हमें फाइन से डर ना लगता, तू भाई हमें अभी जानता नहीं है, पापा अफसर है हमारे, तू चल भाई। उस लड़के ने फिर उसी अकड़ में कहा। अबे बंद कर दे मोंटी, कितना सुनेगा यार, हम भी इरिटेट हो रहे हैं कल से, थोड़ा टाइम शांति से रहने दे भाई, अपने साथ दूसरे लोग भी हैं, उन्हें भी परेशानी हो रही होगी, उनके ग्रुप से किसी ने कहा। तुझे यार हर जगह गुड बॉय बनने का बड़ा शौक हो जाता है सैंडी, जबकि ग्रुप में सबसे बड़ा हरामी तू ही है, मोंटी ने कहा। तो उनके ग्रुप के सभी हंस पड़े। आयुष और भानु उनके इस बेहुदा जोक पर उनकी तरफ देखने लगे। सॉरी भाई सॉरी, अगर परेशानी हो रही हो तो नहीं बोलेंगे जी, माय नेम मोंटी, ये हमारे ग्रुप का सबसे होशियार बंदा सैंडी, वो जो ड्राइविंग सीट पर बैठा है वो है पिंकी, और ये मेरी बगल वाला हैरी, और आप लोग जी? मोंटी ने आयुष की तरफ देखते हुए पूछा। उसने ब्लूटूथ ऑफ कर दिया। जी मेरा नाम आयुष, आयुष ने कहा। मेरा नाम भानु, भानु ने मुस्कुरा कर कहा। मोंटी ऋषिका के पास देखता रहा लेकिन वो खामोश रही। आपका नाम क्या है मोहतरमा? मोंटी ने मुस्कुरा कर पूछा। ए मोंटी, बदतमीजी नहीं, लड़की से किसी तरह की बदतमीजी नहीं, सैंडी ने अचानक से सीरियस होकर कहा। तो मोंटी ने हाथ उठा लिया और पीछे हट गया। भाई मैं तो जान पहचान बना रहा था, मुझे लगा साथ सफर कर ही रहे हैं तो एक दूसरे को जान लेंगे तो आगे जरूरत पर काम आते रहेंगे, जंगल जुंगल वाले रास्ते हैं, कब किसी मुसीबत में फंस जाए क्या पता, जान पहचान रहने पर ही तो इंसान एक इंसान के काम आएगा, मोंटी ने अपनी सफाई देते हुए कहा। हम इंसान की मदद करने से पहले उसका नाम नहीं पूछते, आयुष ने तल्ख लहजे में कहा। उसे मोंटी और बाकी लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे। यो भी ठीक है भाई, सही है, इंसानियत सबसे बड़ी है, नाम वाम तो हमने बनाया है, सही है ब्रो, ओके, अब से नो डिस्टर्ब, मैं बाहर वादियों में देखता हूँ, हरियाली मुझे बहुत पसंद है। मोंटी ने एक नजर ऋषिका की तरफ देख कर कहा। उसकी बात समझकर हैरी मुस्कुरा दिया। मोंटी ने उसे कूनी मारकर चुप रहने का इशारा किया। ऋषिका अब थोड़ी सी अनकंफर्टेबल सी होने लगी थी। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी। ठंडी हवा के झोंके से उसे उसकी बेचैनी से थोड़ी सी राहत मिली। रास्ता कच्चा था, गाड़ी भी पुरानी थी, जिस वजह से उसका हर हिस्सा आवाज कर रहा था। गाड़ी के पीछे धूल का बवंडर सा उड़ रहा था। थोड़ी देर बाद जंगल शुरू हो गया। आसपास दूर दराज में कुछ गांव दिखाई दे रहे थे। आयुष और भानु ने कैमरा निकालकर उन दृश्यों को शूट करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जंगल घना होने लगा। आसपास फैले पेड़ों के बीच कभी कभार किसी गांव तक जाने वाली कच्ची पगडंडी दिख जाया करती थी। सभी रास्ते की खूबसूरती में खोए हुए थे। मोंटी और उसके दोस्त भी तस्वीरें लेने में बिजी हो चुके थे। रास्ता तो बड़ा खराब है, इशिका ने कहा। हाँ पक्की सड़क नहीं है ना, पगडंडी जैसी सड़क है तो खराब तो हो गई। वैसे भी ये जगह गाड़ियों के लिए नहीं है, जानवरों के लिए है, उन्हें सड़क की जरूरत नहीं होती, भानु ने कहा। थोड़ी देर बाद एक चेकपोस्ट पर गाड़ी रुक गई। ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकला और उसने चेकपोस्ट पर बैठे ऑफिसर से कुछ बातें की, गाड़ी नंबर वगैरह दर्ज किया। इसके बाद एक आदमी जिप्सी के पास आया और उसने सबके नाम, पते और आइडेंटिफिकेशन नंबर्स अपने रजिस्टर में दर्ज किए। सबको लग रहा था कि मोंटी अपने बाप का नाम लेकर माहौल बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसने आश्चर्यजनक रूप से उस कर्मचारी के साथ पूरा कोऑपरेट किया। सबकी एंट्री होने के बाद सबके नाम पर पर्चियां काटी गई।
जिसके लिए नाम मात्र की फीस ली गई और उनका काफिला आगे बढ़ गया। तो अब यहाँ से असली जंगल शुरू होता है। अब आगे जाकर पगडंडी और तंग हो जाएगी, जंगल और घने हो जाएंगे, किसी को भी बीच में उतरने की इजाजत नहीं रहेगी। कुछ इलाके बेहद सेंसिटिव हैं, इसलिए हम उन इलाकों में कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिससे परेशानी खड़ी हो। उन इलाकों से गुजरने के बाद आप उतरकर आसपास के नज़ारों को देख सकते हैं, लेकिन अकेला कोई नहीं रहेगा, सभी झुंड में रहे। जंगली जानवरों का इलाका है, टाइगर रिजर्व से जुड़ा होने की वजह से काफी जानवर यहाँ दिखाई देते हैं। ड्राइवर पन्ना ने उबड़ खाबड़ जंगली रास्तों से होते हुए उनकी जिप्सी को चलते हुए काफी देर हो चुकी थी। अब वे ऐसे रास्ते पर थे जिसके आसपास कोई गांव नहीं दिखाई दे रहा था। पगडंडी आगे जाकर ऊपर की तरफ बढ़ गई। आयुष और भानु को पूरी उम्मीद थी कि ड्राइवर उसी पगडंडी पर गाड़ी चलाएगा, लेकिन उसने उस पगडंडी वाले रास्ते के बजाय एक दूसरा ही रास्ता पकड़ लिया। रास्ता तो वहां दिखाई दे रहा था पन्ना भाई, आप यहाँ कहाँ ले जा रहे हैं? आयुष ने पूछा। उसका कैमरा ऑन था। सर जी, उस रास्ते से अगर जाते तो 1 किलोमीटर बाद आपको पैदल चलना पड़ता, काफी खड़ी चढ़ाई हो जाती, उसके बाद कोई गाड़ी मोटर नहीं जा सकती वहां। फिर आप 4 किलोमीटर की जंगली चढ़ाई करके जाते, रास्ता भटकने का भी डर रहता, क्योंकि यहाँ किसी तरह के इंडिकेटर्स भी नहीं लगे। मैं जिस रास्ते से ले जा रहा हूँ वो रास्ता आपको जहाँ पहुँचाएगा वहां से वो महल 1 किलोमीटर ही है, आराम से पैदल जा सकते हैं। पन्ना ने कहा, हेक्टर की बहन को ऐसी सुनसान जगह पर महल दिया गया था, उसने इसे एक्सेप्ट कैसे कर लिया? कौन इंसान यहाँ रहना चाहेगा भला? भानु ने कहा, पैसा और शानो शौकत का दिखावा जो ना करवाए वो कम है। वो अपने आप को नवाब ही समझते थे, इसलिए आम दुनिया उनके लिए थी ही नहीं। रॉयल फैमिली थी तो इन्हें सबसे दूर और अलग ही रहना था। वैसे भी वो पूरा परिवार ही समझी था। पन्ना ने कहा, मन ने तो लागे उस महल में कोई पुराना खजाना वजाना रहा होगा, जिसके चक्कर में उन्होंने उस पर अपना दावा ठोक दिया और ऐसे माहौल में रहने के लिए भी तैयार हो गए। इस बार मोंटी ने कहा। वो जिप्सी के बाहर देख रहा था। अरे साहब, यहाँ कौन सा खजाना होता है? जो भी था अंग्रेजों ने पहले ही सब खाली कर दिया। उसके बाद जब गांव वालों ने राज परिवार पर हमला करके पैलेस में आग लगा दी, तब भी काफी सामान लूटा गया था, कुछ नहीं बचा था यहाँ। आगे के साल हेक्टर और रानी साहिबा ने एक एक सामान बेचकर अपना खर्च चलाया होगा। अब केवल ईंट पत्थरों का ढेर है वहाँ। वैसे भी हेक्टर को मरे 10 साल हो गए। आप लोग खुशकिस्मत रहे तो उनका कंकाल वगैरह जरूर दिख जाएगा, पन्ना ने हंसते हुए कहा। उसके इस मजाक पर कोई नहीं हंसा। ऐसे माहौल में किसी की लाश का जिक्र करना बिल्कुल भी फनी नहीं था। पन्ना को यह बात समझ में आ गई और वो फौरन चुप हो गई। गाड़ी अब पहाड़ी के ऊपर जाते कच्चे रास्ते पर बल खाते रास्तों पर दौड़ रही थी। हर मोड़ पर पहाड़ की ऊंचाई बढ़ती जा रही थी। दूर कहीं पीछे छूटा हुआ शहर दिखाई दे रहा था। आधे घंटे बाद ही कई सारे अंधे और तेज मोड़ों के बाद एक जगह घने जंगल के पास एक पुराना बोर्ड दिखाई दिया, जिस पर लिखा था, यहाँ से राज परिवार का क्षेत्र आरंभ होता है, बिना अनुमति प्रवेश करना मना है। यदि किसी ने अनधिकृत प्रवेश करने का प्रयास किया तो उसके साथ कुछ अनहोनी होती तो समस्त जिम्मेदारी उसी की होती। हेक्टर उस बोर्ड के पास आकर जिप्सी रुक गई। तो सर जी, आ गया आप लोगों का स्टॉप, अब यहां से आपको पैदल ही आगे बढ़ना होगा, पन्ना ने कहा। लेकिन सबकी नजरें उस बोर्ड पर टिकी हुई थी जो तारों से लटका हुआ था। बड़ा ही अजीब बोर्ड लगाया, मतलब क्या अनहोनी हो सकती है इनके इलाके में जाने पर? भानु ने कहा, जंगली कुत्ते पाल रखे थे इन्होंने, वो हमला कर देते थे। किसी अजनबी को वो पसंद नहीं करते थे, इसी वजह से लिखा होगा। वैसे भी उनकी प्रॉपर्टी है, कुछ भी लिखें, लिखने पर टैक्स थोड़ी है, पन्ना ने कहा और वो बाहर निकल गया। चलिए अब सब अपना अपना सामान ले लीजिए, अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30। कल मैं आप लोगों को यहाँ 1 बजे के आसपास मिलूंगा, तो आप सभी यहीं पहुंच जाइएगा, याद से, पन्ना ने कहा और जिप्सी के ऊपर लदे बैग्स को उतारने लगा। आयुष ने भानु और इशिका का किराया उसे थमा दिया। मोंटी एंड टीम ने भी किराए की रकम चुका दी और अपना अपना सामान ले लिया। सर जी, ब्लूटूथ नहीं बजाना, फॉरेस्ट वाले फाइन लगा देंगे और जानवरों से खतरा अलग हो जाएगा। पन्ना ने मोंटी को ब्लूटूथ समेटते देखा तो कहा। उसने बुरा सा मुंह बनाया। यहां से पैलेस के लिए कौन सा रास्ता जाएगा? आगे तो पूरा घना जंगल है। सैंडी ने पूछा। सर जी, आप इस बोर्ड के बाद सीधे चलते जाइए, थोड़ी सी चढ़ाई पड़ेगी, वो महल उस पहाड़ के टॉप पर है, तो जब तक पहाड़ का टॉप ना आ जाए चलते जाइए, पहुंच जाएंगे, पन्ना ने कहा और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अच्छा साहब जी, चलता हूं, फिर मिलेंगे, कहकर उसने सबसे विदा ली और जिप्सी को वापस मोड़ लिया। उसकी जिप्सी कुछ ही मिनटों में उनकी नजरों से ओझल हो गई। अब कुछ बचा था तो वो था बियाबान सन्नाटा। जंगली कीड़ों और पंछियों की आवाजों से पूरा जंगल गूंज रहा था। आयुष ने फौरन अपना कैमरा निकाला और भानु ने भी। सैंडी, मोंटी, हैरी, पिंकी ने भी अपना सारा साजो सामान कंधों पर बांध लिया। उन्हें आगे बढ़ना था तो वो निकल लिए।
आयुष, भानु और इशिका ने उनके साथ आगे बढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। तो हमें हमारे ड्राइवर पन्ना जी ने हेक्टर पैलेस से 1 किलोमीटर पहले जंगल में पहुंचा दिया है। वो हमें कल दोपहर में वापस यहीं मिलेंगे और यहां से शुरू होता है हेक्टर पैलेस का इलाका, जहां लगा है ये अजीब सा साइन बोर्ड, जिसके अनुसार अगर बिना परमिशन के किसी ने ट्रेसपासिंग की तो उसके साथ जो भी होगा उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। साउंड्स क्रीपी ना? मतलब यहां कदम रखते ही अजीबोगरीब चीजों से सामना होना शुरू हो जाएगा। हमारे ड्राइवर ने हमें सख्त इंस्ट्रक्शंस दी है कि हम यहाँ किसी तरह का शोर शराबा ना करें, इससे यहाँ के जंगली जानवरों को आकर्षित कर सकते हैं। यहाँ नरभक्षी टाइगर्स का भी काफी बोलबाला है, तो हमें हर कदम फूंक फूंक कर रखना है। अब हम इस बोर्ड के आगे कदम रखने जा रहे हैं। अब हमारे साथ जो भी होगा उसके जिम्मेदार ऑफिशियली हम ही होंगे। आयुष ने हंसते हुए कहा और बोर्ड के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने अपना कदम बोर्ड के आगे रख दिया। इसी के साथ वो खुद अजीब सी फीलिंग्स के साथ सिर उठा। उसके रोए ठंड से खड़े हो गए। बोर्ड को पार करते ही अचानक से एक ठंडी लहर से मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। क्या ये किसी तरह का साइन है या किसी तरह की चेतावनी? क्या हमें आगे कदम रखना चाहिए या हम वापस लौट जाएं? आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात सुनकर भानु और इशिका मुस्कुराए। अभी से सनसनी बनानी शुरू कर दी इसने। चलो आगे बढ़ते, वरना ये यहीं पर शाम कर देगा, इशिका ने कहा और दोनों ने बोर्ड के पार कदम रख दिया। एक ठंडी लहर ने उनके भी रोंगटे खड़े कर दिए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। क्या तुम्हें भी वही फील हुआ जो मुझे हुआ? भानु ने इशिका से पूछा। मुझे अचानक से लगा जैसे मुझसे कोई बर्फीली हवा टकराई हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये देखो, कहकर इशिका ने अपनी बाहें दिखाई। आयुष ने कैमरा बंद कर दिया और वो उनके करीब आया। तो तुम दोनों ने भी महसूस किया? तुम्हें लगा होगा मैं फेक स्टोरी बना रहा था, लेकिन देखो इस माहौल में वाकई कुछ अजीब सी बात तो है, आयुष ने कहा। ऐसा कुछ नहीं है। अब तक हम गाड़ी में थे और बोर्ड के पहले हम धूप में खड़े थे। बोर्ड के पास घनी छांव है जिसकी वजह से ठंडापन है। धूप से अचानक छांव में आने की वजह से हमने ये सब महसूस किया है, नथिंग एल्स। कोई पैरानॉर्मल चीज नहीं है यहाँ। और अगर ऐसा होता तो उन चारों नमूनों ने कुछ महसूस क्यों नहीं किया? वो तो बिंदास चले गए। भानु ने कहा। वो चारों गांजा फूके हुए थे और अपनी मस्ती में चूर थे। उनसे ज्यादा अजीब चीज तो यहाँ नहीं होगी। उनके साथ कुछ हुआ भी होगा तो अपने अपने अक्खड़पने की वजह से उन्होंने जताया नहीं होगा, आयुष ने कहा। छोड़ अब इस बात को और आगे बढ़ते हैं। हमें उनके साथ ही चलना चाहिए था। सुनसान जंगल है, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही सेफ्टी रहेगी, भानु ने कहा। आयुष उसकी बात से सहमत था। वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। हम तेज तेज चलेंगे तो मिल जाएंगे। अभी 5 मिनट ही हुए हैं उनको यहाँ से निकले। मुझे तो उनकी हंसी मजाक की आवाजें अभी भी सुनाई दे रही है, आयुष ने कहा। उसके बाद तीनों उस जंगली रास्ते पर चल पड़े। घने जंगलों से अभी भी तरह तरह के कीड़ों और पंछियों की अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही थी। मैंने आज से पहले एक साथ इतनी आवाजें कभी नहीं सुनी। कितना खूबसूरत है ये सब, है ना? इशिका ने कहा। उसकी बात पर भानु और आयुष दोनों मुस्कुरा दिए। एक इसका नजरिया भी देख लो, इन्हें ये ब्यूटीफुल लग रहा है। अभी अंधेरा होने दो, उसके बाद पता चलेगा नेचर ब्यूटी क्या होती है। दिन में जगहें जितनी खूबसूरत होती हैं, रात होते ही वो उससे कई गुना डरावनी भी हो जाती हैं। तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते रहो, आयुष ने कहा। और अचानक रास्ते में पड़े सूखे पत्तों में हलचल हुई और एक भूरे रंग का सांप उन पत्तों से रेंगते हुए निकल गया। उसे देखकर इशिका की चीख निकल गई। आयुष और भानु भी डर गए थे। यहाँ सांप था, इशिका ने कहा। घबराहट के मारे उसके माथे पर पसीना आ गया। हाँ देखा, लेकिन इसमें इतनी जोर से चीखने की क्या बात थी? जंगल झाड़ियों में सांप बिच्छू नहीं मिलेंगे तो और क्या मिलेगा? हम उनके इलाके में हैं तो हर कदम सावधानी से रखना पड़ेगा। लापरवाही नहीं चलेगी। कोई झाड़ियों में झांकता नहीं फिरेगा, भानु ने कहा। आयुष की नजर सांप वाले रास्ते पर ही थी। उसे रास्ते के किनारे पर उसकी पूंछ दिखाई दी। उसने फौरन कैमरा ऑन करके उसका फोकस सांप की पूंछ पर किया। जंगल में रखे पहले कदम के साथ हमारा सामना उस ठंडी लहर से हुआ और अभी उसे समझकर आगे बढ़ते हुए 1 मिनट भी नहीं बीता था कि एक सांप से हमारा मुकाबला हो गया। वो देखिए, झाड़ियों में अब भी उसकी पूंछ दिखाई दे रही है। ओह, वो भाग गया। उसे हमारी आहट मिल गई। तो क्या बाहर बोर्ड पर लिखी हुई चेतावनी सही थी? यहां प्रवेश करने के साथ अजीबोगरीब चीजें महसूस होने लगी हैं। पैलेस तो अभी भी 1 किलोमीटर की दूरी पर है। कहते हुए आयुष ने कैमरा बंद किया। अबे व्लॉगिंग के चक्कर में सांप को मत छेड़, काट लेगा तो करते रहना व्लॉगिंग। यहाँ दूर दूर तक कोई मदद नहीं मिलने वाली। अब चलो आगे बढ़ो, भानु ने कहा। तीनों चलने लगे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे थे, जंगल में सन्नाटा जैसे बढ़ते जा रहा था। शुरुआत में जिन जंगली कीड़ों और पंछियों की आवाजें सुनाई दे रही थी, अब वो एकदम से बंद हो गई थी। बीच में हवा के लहराने की आवाज सुनाई दे रही थी। यार, यहाँ तो एकदम से सन्नाटा हो गया।
यहाँ किसी भी तरह के पंछी और झिंगुरों की आवाज तक नहीं आनी है। शुरुआत में तो काफी आ रही थी, एकदम से बंद कैसे हो गई? आयुष ने पूछा। होता है ऐसा, जीव जंतुओं का विज्ञान बहुत पेचीदा है, हम और तुम नहीं समझ सकते। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आगे बढ़ते रहो, वही अच्छा है। हमें इस जंगल में शाम नहीं करनी, भानु ने कहा। तीनों अपना हर कदम बड़ी ही सावधानी से रख रहे थे। दूर कहीं पहाड़ों के बीच किसी गुर्राहट को सुनकर उनके होश फाख्ता हो गए। उस गुर्राहट के बाद सैकड़ों की संख्या में पंछियों के उड़ने और चीखने की आवाजें गूंजने लगी। अब ये किसकी आवाज थी? आयुष उस दहाड़ को सुनकर कांप गया। इशिका की तो जैसे बोलती ही बंद हो गई थी। वो पास ही में टाइगर रिजर्व की सीमा लगती है, शायद वहीं से किसी टाइगर की आवाज आई होगी। भानु ने अपने माथे पर बहता पसीना पोंछते हुए कहा, यार मुझे ना चीजें सही नहीं लग रही है। अब लग रहा है एडवेंचर के चक्कर में हम कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम कर रहे हैं। अभी भी वक्त है, मेरी मानो तो वापस चलते हैं। आयुष ने अपने मन की बात कह दी। अबे पागल है, इतनी दूर आकर वापस जाने की बात तो सोच भी कैसे सकता है? अरे सोच, तुझे वीडियो के लिए कितना मैटर मिल रहा है। सांप, जंगल, ठंडी वाइब्स और अब ये टाइगर की दहाड़, इन सब का जिक्र करके तेरा वीडियो हिट हो जाएगा। अरे वाह, तेरा कैमरा तो अभी भी ऑन लग रहा है। भानु ने उसके कैमरे को गिम्बल पर घूमते देखकर कहा। मतलब ये दहाड़ भी रिकॉर्ड हो गई होगी, ये क्लिप मुझसे भी शेयर करना, भानु ने कहा। भानु आयुष क्या कह रहा है तो उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। वैसे यहाँ आने का आइडिया मेरा भी था, लेकिन आई थिंक आयुष वॉज राइट। हमें यहाँ आती अजीब सी चीजें महसूस हो रही हैं। मे भी हम पहले कभी ऐसी किसी लोकेशन पर नहीं आए हैं इसलिए ऐसा लग रहा होगा, लेकिन सांप और जंगली जानवर कोई पैरानॉर्मल चीजें नहीं है, ये रियल थ्रेट्स हैं। अभी भी समय है, एक बार वापस सोच लेते हैं। इशिका ने आयुष का समर्थन किया। इशिका मजाक थोड़ी है यार, देखा ना वो ड्राइवर भी जा चुका है और वापसी का रास्ता देखा ही है कैसा है। पैदल भी निकलेंगे तो अंधेरा हो जाएगा, और इस टाइगर की आवाज वहीं से आई है जहां से हम आए हैं, तो मेरे ख्याल से लौटने में ज्यादा खतरा है बजाय आगे बढ़ने के। भानु ने उसे समझाने की कोशिश की। ड्राइवर ज्यादा दूर नहीं गया होगा, उसे फोन करके बुला लेते हैं, कहकर आयुष ने मोबाइल निकाला, लेकिन नेटवर्क नहीं था। इशिका ने भी मोबाइल चेक किया, उसका नेटवर्क भी गायब था। तो अब तो नेटवर्क भी नहीं है, ड्राइवर को भी नहीं बुला सकते। देखो, मेरे ख्याल से हमें इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जंगल ट्रैक्स ऐसे ही होते हैं। वैसे भी जंगली जानवर झुंड पर हमला नहीं करते, तो भूल जाओ कि कोई जानवर हमारे सामने आएगा। दूसरी बात, अरे वो अजीब से नमूने हंसते खेलते आगे बढ़ गए भाई, उनके चेहरों पर डर का नामो निशान तक नहीं था, और तुम दोनों कांप रहे हो। चलो हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं और उनके साथ हो लेते हैं। बस आज रात भर की ही बात है, कोई सेफ जगह देखकर टेंट लगाकर आग जला देंगे। आग के पास तो कोई जानवर नहीं आएगा। सोच लो, ये हमारी जिंदगी का अब तक का सबसे जबरदस्त एडवेंचर होने वाला है। भानु एक्साइटेड था। उसकी बात सुनकर दोनों थोड़े कन्विंस नजर आने लगे थे। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें वो चारों दिखाई दिए, लेकिन अब चारों पहले की तरह मस्ती में नहीं चल रहे थे। उनकी चाल ढाल बदल गई थी। बिना किसी शोर शराबे के वे चले जा रहे थे। वो रहे वो चारों, लेकिन हैरानी की बात है कि वो अब एकदम शांत लग रहे हैं। हमने कुछ देर पहले जिन चारों को देखा था, ये तो अब उनसे बिल्कुल अलग ही दिखाई दे रहा है। इनका हंसी मजाक और जोश कहाँ गायब हो गया? भानु ने कहा। टाइगर की आवाज शायद उन्होंने भी सुनी होगी, उसकी आवाज अच्छे अच्छों का जोश खत्म कर देती है। आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या कहते हो, इनके पीछे रहें या इनके साथ हो जाएं? आयुष ने कहा, नहीं, उनसे थोड़ी दूरी बनाए रखते हैं, साथ चलने का मतलब नहीं। उनका नेचर हमने देखा ही है कि कैसे अक्खड़ लोग हैं। उनसे ज़्यादा यारी दोस्ती रखना भी ठीक नहीं है, पूरी ट्रैक में सिर दर्द बन जाएंगे। बस आसपास रहो, भानु ने कहा। तीनों उनसे थोड़ी दूरी बनाकर चलने लगे। अचानक जैकी की नजर उन पर पड़ी। उसने खुशी से हाथ हिलाकर उन्हें इशारा किया। उसका इशारा देखकर मन ना होते हुए भी भानु ने भी हाथ हिला दिया। ओ भाई लोग, पीछे कहाँ रह गए? टाइगर की आवाज नहीं सुनी क्या? इकट्ठे रहो सब लोग, जैकी ने जोर से कहा। अबे बावला हो गया क्या? इस तरह क्यों चीख रहा है? मेरा ब्लूटूथ बंद करा के ससुरा खुद गला फाड़े जा रहा है। मोंटी ने जैकी के सिर पर चपेट मारते हुए कहा और उन तीनों की तरफ देखा और इशारे से अपने पास आने के लिए कह दिया। इनकी शक्ल पे तो 12 बज रहे हैं, लगता है इनका जोश भी खत्म हो गया है, सैंडी ने कहा। लड़की की शक्ल देख, थोड़ी देर पहले खिला हुआ कमल लग रहा था, अब देखो मुरझाई हुई कली बन गई है बेचारी। ये शहर वाले लौंडे साले लड़कियों को भी ऐसी जगहों पर ट्रैक कराने ले आते। यहाँ हमारी जान ही हमसे नहीं संभल रही, ऐसे में जनानियों को कैसे संभालेंगे भाई? मोंटी ने कहा। तुझे बड़ी फिक्र हो रखी उस लड़की की? सैंडी ने मुस्कुराकर पूछा। यार लड़की को लेकर कोई बदतमीजी नहीं, इज्जत करता हूँ भाई, मोंटी ने मुस्कुराकर कहा तो जैकी भी मुस्कुरा दिया। तब तक आयुष, भानु और इशिका उन तक पहुंच चुके थे। क्या हुआ भाई लोग, बड़े पीछे छूट गए आप तो?
वो तो जब टाइगर की दहाड़ सुनी तो हमें लगा कि कहीं उसने तुम लोगों को ही तो हमला नहीं कर दिया है, जैकी ने कहा। उसकी बात सुनकर तीनों के चेहरे पर बनावटी मुस्कान आ गई। ठीक है, रास्ता खतरनाक लग रहा है तो सब आसपास रहो और इकट्ठा रहो, उसी में समझदारी है, आयुष ने कहा। सभी उससे सहमत थे। आयुष ने कैमरा निकाल लिया और उसका वीडियो शूट शुरू हो गया। मॉन्टी एंड ग्रुप आगे बढ़ गए। यार ये गोरा वाला बंदा तो बड़ा वाला पागल लग रहा है, ससुरा हर बात में कैमरा निकाल लेता है, अजीब पागलपन है इस पर, जैकी ने कहा। ब्लॉगर लग रहा है, इन्हीं लोगों में ज्यादा चुल होती है ये सब करने की। अब यहाँ हालत खराब हुई जा रही है, उसकी परवाह नहीं है, लेकिन वीडियो पहले बनानी है, मोंटी ने कहा। इसी तरह जंगल झाड़ियों में काफी देर तक चलते रहने के बाद अचानक आयुष खुशी से चीख पड़ा। सबने उसकी तरफ देखा। वो रहा हेक्टर पैलेस, वो देखो दिखाई दे रहा है चोटी पर, पेड़ों के पीछे, आयुष ने उंगली से इशारा करते हुए कहा। सबने उसके इशारे का पीछा किया। महल देखकर उनकी आंखों में चमक उभर आई। तो फिर किस बात का इंतजार कर रहे हैं, चलो बढ़ते अपनी मंजिल की तरफ, मोंटी ने कहा। और उसी पर बाघ की दहाड़ से पूरा इलाका थर्रा उठा।